हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपका इंडियन जियोग्राफी का यानी भारतीय भूगोल का कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यानी जो पिछले 10 वर्ष में हमारे जियोग्राफी से यानी इंडियन जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, उसे क्या करेंगे हम लोग आज कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से आपको क्या एक आइडिया मिलेगा कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उन प्रश्नों को क्या करना है, हमें हल करना है। तो आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर और उसे क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको आज छोटा दिखेगा लेकिन हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह किसके बारे में कर रहा है, थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट दिया है और उसको आपको क्या करना है, मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। जो कि आपको 3 ऑप्शन दिया है, इन तीनों ऑप्शन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। तो आपसे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना तल में पाई जाती है। यानी जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है वहां पर यह कह रहा है कि नेचुरल गैस पाया जाता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। गोंडवाना क्षेत्र में क्या पाया जाता है, आपका मिनरल्स पाया जाता है। मिनरल्स बहुत ज्यादा कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, जो नेचुरल गैस होता है वह इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वह क्या कर रहा है कि जो हमारा कोडरमा है वह अवरक के लिए क्या है, मतलब फेमस है, या अवरक वहां पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है यह क्या है, सही है। कोडरमा जो है वह आपके झारखंड में है और यहाँ पर जो अवरक है यानी माइका है वह क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर हमारे थर्ड नंबर पे क्या आता है कि धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि क्या है, आपका गलत है। धारवाड़ में भी क्या होता है, आपका मिनरल्स पाया जाता है, बहुत अच्छे किस्म का क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, केवल 2, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो पहला आपको आंसर देख के क्या पता चल रहा है कि हमारे भारत के कुछ क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, उनके विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है कि नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस, अभ्रक और ये सारी जो चीजें होता है मिनरल्स, उन मेन मेन मिनरल्स को क्या करना है, आपको याद रखना है और उनके क्षेत्र को देखना है कि किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वह आपके रिवर से पूछा गया है और रिवर का हमने एक वन सेशन लिया है जिसमें सारे हमने भारत के नदियों के बारे में कवर किया है। तो वहां से अगर आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को कर सकोगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपका कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, 3 नदियों का नाम दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश से क्या होती है, होकर प्रवाहित होती है। तो अब आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सी नदी है। ये तीनों नदियां क्या है, सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब आपको देखना होगा कि ये कौन सी नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो देखिए, सबसे पहली हमारी रिवर आती है बराक। जो हमारी बराक रिवर है यह आपके मणिपुर से निकलती है और कहाँ जाती है, आपके ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। तो ये पहला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह जो हमारी बराक रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है, हमारे मणिपुर से होता है और मणिपुर हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, फिर जो हमारी सेकेंड रिवर होती है आपकी लोहित और थर्ड जो हमारी रिवर है सुबनसिरी, ये दोनों क्या है, हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है और जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आपकी लोहित और सुबनसिरी बस केवल 2 नदियां ही क्या है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा कि नदियों का आपका बेसिन पूछ रहा है कि ये नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो थोड़ा सा उन नदियों के राज्यों को भी देखना है, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, इंडस हो गई। तो इन सबके राज्यों को भी देखना है कि किस किस राज्य से ये होकर क्या होती है, आपकी प्रवाहित होती है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है
वह थोड़ा सा क्या किया है, अपने मिट्टी के बारे में पूछा है। यानी हमने आपको सॉइल ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी हमारी 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उनको हमने कवर किया था, बहुत अच्छे से किया है। तो आज भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आपसे क्या पूछा है, लेटेराइट मृदा के बारे में। यानी ये क्या है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो इसके बारे में कुछ आपकी विशेषताओं को बताया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता इस लेटेराइट मृदा के बारे में सही बताई गई है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लेटेराइट मृदा आमतौर पर क्या होता है, लाल रंग का होता है। यानी जो इसका कलर होता है वह कैसा होता है, रेड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो आपका सही हो जाता है। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वह क्या कर रहा है कि हमारे इसमें यानी किसमें, तो हमारे लैटेराइट मृदा में नाइट्रोजन और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। आपको बता दें कि हमारे भारत के अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सेकंड है वो गलत हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि जो हमारी लैटेराइट मृदा है यह आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा विकास है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा गलत है। आपको राजस्थान में तो मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलता है और आपको यूपी बिहार इन सारे रीजन में आपको एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है। फिर जो हमारा 4 नंबर पे ऑप्शन है वह क्या कहता है कि टैपियोका और काजू इन मिट्टियों में अच्छी तरह से उगते हैं। तो जो हमारा 4 नंबर का स्टेटमेंट है यह क्या है, सही है। यानी काजू हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, वो सारे कहाँ उगाए जाते हैं, आपके लैटेराइट मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आपका 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा हमने क्या कहा कि थोड़ा सा हम लोग मिट्टियों का एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं कि हमारी कौन कौन सी मिट्टियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इंडिया का मैप ड्रॉ करना होगा और इसी इंडिया के मैप में हम आपको क्या कर देंगे, पूरे जो हमारी सॉयल है इंडिया में पाई जाती है उनको हम क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, एक मिनट। मेरा इंडिया का मैप क्यों नहीं अच्छा बनता है भाई। तो हमने क्या कहा कि थोड़ा सा आपको एक बार मैप बनाना होगा और उस पे देखना होगा कि हमारी कौन सी मिट्टियां किस राज्य में पाई जाती हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया। तो अब हमें देखना है कि यहाँ आपकी कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो अगर हम लोग इंडिया के सबसे ऊपर में देखते हैं, इस भाग को देखते हैं, तो इंडिया के ऊपर में आपकी माउंटेनियन सॉइल पाया जाता है। यानी इस पूरे रीजन में आपको माउंटेनियन माउंटेनियन सॉइल देखने को मिलेगा, यानी पर्वतीय मृदा। और यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, यानी हमारे राजस्थान और गुजरात वाले भाग में हमारी डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगा। डेजर्ट सोयल हमें देखने को मिलेगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन आया है कि जो हमारी लैटेराइट मृदा है वह हमारे भारत के किस रीजन में पाई जाती है। तो जो आपकी लैटेराइट मृदा है यह हमारे भारत के पश्चिमी वाले भाग में पाई जाती है। यानी जहां पर अधिक वर्षा होता है वहीं पर हमारी लैटेराइट मृदा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लैटेराइट मृदा होता है वह हमारे लीचिंग प्रोसेस से क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लैटेराइट लैटेराइट सॉयल। ठीक है, अब हमारा बच गया एलुवियल सॉयल। तो जो आपका एलुवियल सॉयल होता है वह हमारे भारत के कुछ यहाँ से लेके आपके इस भाग में एलुवियल सॉयल पाया जाता है। ये हमारा हो गया आपका एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल, यहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉयल देखने को मिलेगा। एलुवियल सॉयल यानी हमारे महानदी
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई रीजन में भी क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो एलुवियल सॉइल देखने को मिल रहा है मैम। अब हमारा क्या बच गया, आपका ब्लैक सॉइल बच गया। तो जो आपका ब्लैक सॉइल है वह हमारे इस रीजन में, यानी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जो दक्कन का पठार होता है, दक्कन के पठार वाले भाग में यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सोयल। और ये जो हमारा पूरा भाग दिख रहा है इसमें क्या हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो आपको रेड सोयल देखने को मिलेगा। ये हमारी हो जाती है रेड सोयल। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा मैप पर देखना है कौन सी मिट्टी हमारे भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे पहले ऊपर में हमारा पर्वत है, तो पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। फिर हमने कहा गुजरात और राजस्थान में आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगा। और हमने कहा जहां पर अधिक वर्षा होता है उस रीजन में आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। ये लैटेराइट का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया भाई, लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है वह आपके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और कहाँ, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में देखने को मिलता है। तो सारी मिट्टियों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, वो आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा इसको समझना है अच्छे से। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। यानी पूछ रहा है, आपसे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे पूछना क्या चाहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है, यानी जो हमारे भारत में बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो आइए इससे हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा सारे ऑप्शन को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। तो मतलब जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में, भारत में जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है यानी जीव जंतु है उन पर क्या होगा, गलत यानी थोड़ा सा मतलब कि अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है वह क्या होता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होता है, खतरा होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वह क्या है, आवास का विखंडन। आवास का विखंडन का मतलब क्या होता है कि बहुत से जंगलों को आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काट कर वहां पे क्या किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो जो जंगल में पहले से जानवर वहां पे रहा करते थे और वो अब उस जंगल में जाते हैं और वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां जंगल नहीं है, वहां देखते हैं कि घर बन गया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री मतलब वहां पे डेवलप कर गई है। तो इसलिए अगर उनके आवास का विखंडन होता है यानी उनको बर्बाद किया जाता है तो ये भी क्या है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, खतरा है। आपने एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा सा यानी प्यारा सा टॉपिक पढ़ा होगा, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट, एनिमल कन्फ्लिक्ट। ये क्या है, हमारा मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट यानी मानव और हमारे जो जानवर होते हैं उनके बीच का विवाद क्या होता है। आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, आपको एक बड़ा सा जंगल है और इस जंगल में हमारे क्या रहते हैं, कुछ जीव जंतु रहते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि इस जंगल को काट के यहाँ पे क्या किया जाता है, पूरे इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाता है। अब जो हमारे जानवर थे जो इस जंगल में रहा करते थे, तो अगर इनके आवास को ही मतलब इसके आवास को ही समाप्त कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया, तो अब वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे, यानी जो जानवर हमारे हाथी हो गए, जिराफ हो गए, जेबरा हो गए, शेर हो गया, अब वो जंगलों से निकलकर कहाँ जाएंगे, तो हमारे मानव का जो आवास है यानी रोड पर, कहीं किसी के घर में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब जानवर, शेर हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। अब यानी हम लोग
जो जीव जंतु है उनके आवास को भी खंडित करते जा रहे हैं, तो वो अपना आवास छोड़कर कहाँ आ रहे हैं, हमारे मानव का जो आवास है वहां पर वो क्या कर अटैक कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन एंड ह्यूमन, मतलब मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का क्या है, खतरा है कि जब हम उनके आवास का भी खंडन करते हैं तो बायोडायवर्सिटी के लिए क्या है, खतरा है। अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है वह क्या है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। यानी हमारे भारत में बहुत सी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड तो आती है, लेकिन अगर वो अधिक संख्या में आ जाए तो क्या होगी कि जो हमारे यहाँ की जो अपनी चिड़ियाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, उनके लिए जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी विदेशी चिड़िया आके हमारे, मतलब जो बर्ड है वो आके यहाँ पे शरण ले लेंगी, यहीं पे रहने लगेंगी। तो जो हमारे भारत की जो चिड़िया है उनके लिए क्या हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा, और उनके फूड के लिए क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो वो भी क्या है, आपका एक कारण बन जाता है खतरा का। फिर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वह क्या कह रहा है कि इसमें शाकाहार को बढ़ावा देना। तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये गलत होगा। अगर हम लोग शाकाहार को बढ़ावा दे रहे हैं तो यह कैसे हमारे जैव विविधता को खतरा हो सकता है। ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग जीव जंतुओं को मारकर, उनको हंटिंग कर कर छोड़कर हम लोग शाकाहार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी तो और रिच होगा ना। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही आंसर चुने। खतरा हो सकता है, तो आपका 1, 2, 3, ये तीनों क्या हो सकते हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन जो 4 नंबर पे है वह खतरा नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से पूछ रहा है, उसे थोड़ा सा अच्छे से समझना है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का मुख्य क्या है, विशेषता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रित खेती की कौन सी मुख्य विशेषता है। तो आते हम लोग अपने पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि नगदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती। यानी सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारी नगदी फसलें क्या होती है और आपकी खाद्य फसलें क्या होती है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, नगदी फसलों की बात करते हैं, देखिए आपके नगदी फसलों की बात करते हैं, नगदी नगदी फसलों, तो नगदी फसलों ऐसी फसलें होती है जो कि क्या होते हैं हमारे, मतलब कि लाभ के लिए क्या किया जाता है, इनको लगाया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, कपास हो गया। तो इसको हम लोग किस लिए लगाते हैं, अपने बिजनेस के लिए, यानी कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं। तो नगदी फसलों के बारे में यहाँ पे लिखना है कि ऐसी फसलें जिसे हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं उसे नगदी फसल कहते हैं। ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जिससे हम लोग, जिससे लाभ कमाने के उद्देश्य से, जिससे लाभ कमाने के उद्देश्य से, अभी आपके क्वेश्चन पर भी आएंगे पहले, लेकिन ये थोड़ा सा लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नगदी फसलें यानी ऐसी फसलें जिससे लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल में क्या लिखना है मैम, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखना है एग्जाम्पल, आपका कॉफी हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, आपका चाय हो जाएगा, चाय के बाद आपका रबर हो जाएगा, रबर के बाद आपका कपास यानी कॉटन हो जाएगा, कपास हो जाएगा, और आपका क्या हो सकता है, तिल हो सकता है, छोटा छोटा आपने तिल देखा होगा, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी नगदी फसलें हैं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, खाद्य फसल। तो खाद्य फसल क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझना है। खाद्य, खाद्य फसल तो खाद्य फसल ऐसा फसल होता है जिससे मानव और पशु के उपभोग के लिए मतलब लगाया जाता है, यानी मानव और पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे लिखना है ऐसी फसलें, ऐसी फसलें मानव और, मानव और पशुओं के, पशुओं के उपभोग के लिए, उपभोग
के लिए लगाया जाता है, लगाया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, जैसे हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखना है, आपका गेहूं हो गया, गेहूं, आपका चावल यानी पेडी हो गया, चावल हो गया, और क्या हो सकता है, आपका दाल हो सकता है यानी दाल, और आपका सब्जी यानी वेजिटेबल्स, सब्जियां, सब्जियां हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपके फल यानी फ्रूट। बस सब्जियों तक ही लिखो, ठीक है, इट से। तो आपको नकदी फसल और खाद्य फसल के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन आपको ये क्या पता चल रहा है कि ये दोनों मिश्रित खेती है, जहां पर आपको चाय और कॉफी के लिए प्राकृतिक अनुकूल दशाएं पाई जाएंगी, वहां पर आपके गेहूं और चावल के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाएंगी। तो ये दोनों क्या हो सकता है, आपका मिश्रित खेती नहीं हो सकता है। तो नकदी फसल और खाद्य फसल के बारे में थोड़ा सा इनका जो डिफरेंट है वो याद रखना है और थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो तो कट गया, नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि एक ही खेत में दो या अधिक फसलों की खेती करना, ये भी आपका मिश्रित खेती का बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या करे हमारा, पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ग है वही क्या होगा, आपका सही होगा। जैसे मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा समझना है कि पशुपालन और फसलों की एक साथ खेती, जैसे आपने आंध्र नहीं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो वहां पर अगर आप लोग जाकर देखते हैं तो वहां पर जो चावल की खेती होती है, चावल की खेती में ही हम लोग क्या करते हैं, जो धान की खेती होती है उसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी मछली का बीज होता है, यानी मछलियों के बीज को हम लोग क्या करते हैं उस खेत में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस धान के खेत के साथ साथ हमारी कुछ मछलियों का भी क्या हो जाता है, पालन मतलब वहां पे हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती का एक वह क्या है, आपका मुख्य विशेषता है, जिसमें हम लोग क्या करें कि आपके पशुपालन यानी मछली को पालने के साथ साथ हम लोग क्या करें कि जो हमारी धान की खेती होती है वो भी क्या हो जाता है, आपका तैयार हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा सा इसके बारे में देखना है कि भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें स्थानीय लोगों को बायो बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी आपसे पूछा है कि एक बायोस्फीयर हमारा रिजर्व होता है, एक आपका नेशनल पार्क होता है, एक हमारा वेटलैंड होता है, और एक आपका वन्य जीव अभयारण्य होता है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इन चारों में से किसमें हमारे थोड़ा से मानव का क्या होता है, मतलब वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, मतलब कि करना रहता है। जैसे सीमित मात्रा में लकड़ियों को आप चुन सकते हैं, सीमित मात्रा में कुछ आप फलों को उस जंगल से ले सकते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, और आपका वन्य जीव अभयारण्य होगा, और आपका वेटलैंड होगा। यानी ये तीन ऐसे चीज है जहां पर आप सीमित मात्रा में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल पार्क है ये ऐसी हमारी अवधारणा है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीमित मात्रा में भी नहीं, वहां पे थोड़ा सा भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, यानी मानव गतिविधियां वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी नहीं, बी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा है कि किसमें मतलब कि एकत्र करने का अधिकार नहीं होता है, तो हमने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व में होता है, वेटलैंड में होता है, वन्य जीव अभयारण्य में होता है, लेकिन आपके नेशनल पार्क में नहीं होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। आपसे पूछ रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं, जैसे आप हिमालय की यात्रा करते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, असम में जाते हैं, मतलब जहां जहां आपका हिमालय फैला है, ठीक है। तो जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित चीजें देखने को मिलेगी, यानी जब हम लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, वही आपसे पूछा गया है। अगर कोई गया होगा माउंटेन्स पे तो थोड़ा सा वहाँ की जो नेचुरल चीजें होती है आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे वहाँ पे वी शेप्ड वैली बना होता है, यानी गहरी गहरी खाई बना होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अब थोड़ा सा देखना है, अब इसको समझना है, ठीक है।
देखिए, तो जो आपका पहला ऑप्शन है वह क्या कह रहा है कि हम लोग जब हिमालय की यात्रा करते हैं तो वहां पे गहरी खाइयां देखने को मिलता है। गहरी खाइयां अवश्य देखने को मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं हिमालय पे जाएंगे तो हमारे हिमालय से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। और नदियाँ क्या करती है, जब वह यंग स्टेज में होती है तो वी शेप्ड वैली का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या होता है, गहरा खाई होता है। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है कि नदी मार्ग का यू टर्न लेना। नदी मार्ग का यू टर्न लेना ये भी क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह ऐसे आती है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, यहाँ पे आपको नामचा बरवा पर्वत मिलता है। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत मिलता है, जो कि क्या है, हमारे ग्रेटर हिमालय का भाग है। तो इस नामचा बरवा पर्वत के पास जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वह क्या करती है, आपकी यू टर्न लेती है। यहीं से क्या करती है, यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। कौन रिवर, तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये भी हमें क्या होता है, आपके हिमालय में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन पे। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह क्या कह रहा है कि समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है। ये भी आपका 3 नंबर भी सही है। और जो हमारा 4 नंबर है, यहाँ पे क्या है कि तीव्र ढलान के कारण भूस्खलन, यानी तीव्र ढलान के कारण आपको लैंड स्लाइड देखने को मिलता है। तो यही भी आपका ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा आपके 3 और 4 ऑप्शन को समझ लेते हैं कि बोल रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप लोग क्या करते हैं, हिमालय की यात्रा करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंडिया का मैप बनाना होगा। देखिए, तो हमने क्या कहा, यानी आपके क्वेश्चन में क्या करा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर हिमालय। ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। फिर इसके नीचे क्या आपको देखने को मिलता है, मिडिल हिमालय, जो कि क्या है, आपका कटा फटा है। ये क्या हो गया हमारा, मिडिल हिमालय। फिर मिडिल हिमालय के बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपका आता है शिवालिक पर्वत। शिवालिक, शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 3 श्रेणियां हैं, ये तीनों श्रेणियां क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी ये क्या है, एकदम पैरेलल है। तो जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो पहले आपको शिवालिक देखने को मिलेगा, फिर आपको मिडिल हिमालय देखने को मिलेगा, फिर आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा। तो इस तरह क्या है, आपको समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलता है। और फिर हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वह क्या कर रहा है कि तीव्र ढलान के कारण भूस्खलन, यानी जो हमारा हिमालय है उसका ऊंचाई जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है और उसका जो ढाल है वो भी तीव्र है, जिस कारण वहां पे क्या होता है, आपका भूस्खलन यानी लैंड स्लाइड करता है। तो आपके चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 सभी, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसम के अनुसार, यानी मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में भिन्नता होती है। यानी जो हमारा दिन और रात होता है किस कारण होता है, तो आप सबको पता होगा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण। ये आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, हाँ। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि 2 महत्वपूर्ण नदियां, अब 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हो सकती है, एक जिसका उद्गम झारखंड में है और दूसरा जिसका उद्गम आपके उड़ीसा में है। और सॉरी, 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक जिसका उद्गम झारखंड में है और दूसरी जिसका उद्गम कहाँ है, उड़ीसा में है। समुद्र में मिलने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान पर मिलती है। यानी आपको 2 नदियां है, देखिए ऐसे है
एक नदी हमारे झारखंड से आती है और एक नदी आपके उड़ीसा से जाती है, और दोनों क्या करती है, आपके समुद्र में मिलने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से थोड़ी सी ही दूरी पर एक स्थान पर मिल जाती है। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो क्या हो जाती है, पहले दोनों आपस में मिल जाती है और क्या करती है, यह वन्य जीव यानी और क्या है, यह वन्य जीव और जीव जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और संरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी यह हो सकता है नदी? अब आपकी नदी कौन सी हो सकती है भाई? ये कौन सा हो सकता है, यानी क्षेत्र आपसे पूछा है। तो ये जो आपका क्षेत्र है वह क्या है, भीतरकनिका है। भीतरकनिका के पास हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वह क्या है, बहुत ज्यादा रिच होती है और वहां पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या है, अधिक मात्रा में, मतलब अच्छे पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, भीतरकनिका। थोड़ा सा इसको मैप पर देखना होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको पढ़ना है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, यानी हमारे जो नर्मदा रिवर है इसका करना है। देखिए ये हमारे इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी नर्मदा रिवर है वह आपके पश्चिम की ओर बहती है, सही बात है। जबकि अधिकांश, देखो, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। क्यों? यानी हमने देखा कि हमारी बहुत सी ऐसी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि अपना जल हमारे बे ऑफ बंगाल में गिराती है, लेकिन नर्मदा नदी हमारे क्या होती है, इस पश्चिम में यानी अरब सागर में अपना जल क्यों गिराती है, उसके कारण को आपको बताना है। तो उसका जो सही कारण होगा वह क्या होगा, क्योंकि यह जो आपकी है नर्मदा रिवर आपके दरार घाटी में क्या होती है, मतलब स्थित है या उससे होकर प्रवाहित होती है। तो जो इसका इस बात का जो सही रीजन है केवल एक है, ये केवल एक ही है, दरार घाटी में स्थित होना। ये जो 2 और 3 ऑप्शन है ये इसका कारण नहीं है कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये इसका कारण नहीं है। और यह भूमि मध्य भारत से पश्चिम की ओर झुकी हुई है, ये भी इसका कारण नहीं है। इसका एक केवल कारण है क्या, कि यह दरार घाटी में क्या है, स्थित है, जिस कारण क्या होती है कि यह अपना जल पश्चिम की ओर गिराती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, केवल एक। ये बात आपको समझ में आ गया कि नर्मदा नदी क्यों अपना जल पश्चिम की ओर गिराती है। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये उसका कारण नहीं है, इसका केवल कारण एक है कि यह क्या है, आपके दरार घाटी में स्थित है, इसलिए यह क्या करती है, अपना जल पश्चिम की ओर गिराती है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये विशेषता हमारे भारत के किस राज्य के बारे में बताई गई है। तो थोड़ा सा उस विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको राज्य का नाम बताना होगा, ठीक है। देखिए, भारत में एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, यानी सेमी एरिड है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है और नगदी फसलों की खेती खाद्य फसलों की तुलना में अधिक होती है। अभी हम पीछे आपको नगदी फसल और खाद्य फसल बताकर आए हैं कि उसका डिफरेंट क्या होता है। यानी नगदी फसलें ऐसी फसलें होती है जिसको हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं, जैसे कॉफी हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया। खाद्य फसल ऐसी फसलें होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मानव और पशुपालन के उपभोगों के लिए, यानी जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, और क्या हो गया, सब्जियां हो गया। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा नगदी फसल है जैसे कपास है, कॉटन का उत्पादन क्या होता है हमारे भारत के गुजरात राज्य में, मतलब होता है। लेकिन ये जो खाद्य फसलें होती है जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, वहां पे बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आपके गुजरात से मिल रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। और इसका उत्तरी भाग शुष्क है। आपने रन ऑफ कच्छ देखा होगा कि वह पूरे तरह क्या है, डेजर्ट वाला भाग होता है, यानी मरुस्थलीय भाग है, वहां पे व्हाइट सैंडी डेजर्ट देखने को मिलता है। तो इसका उत्तरी भाग शुष्क है, ठीक है। फिर इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है, और कपास कैसा है, आपका नगदी फसल है। तो ये आपका हो जाता है विशेषता किस राज्य की, गुजरात राज्य की हो जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निचले गंगा के मैदान की विशेषता आर्द्र जलवायु है और जिसमें पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जोड़ी इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी आपसे अनुकूल जलवायु की क्या कर दिया है, मतलब परिस्थितियां दे दिया है और आपसे फसल पूछा है कि कौन सी फसल इस जलवायु में उगाई जा सकती है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, गंगा का प्लेन पढ़ते हैं, यानी गंगा प्लेन को पढ़ते हैं, तो हमारा गंगा का जो प्लेन है यह 3 भागों में विभाजित है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अपर गंगा प्लेन, अपर 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 गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। और इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगेटिक प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। और इसके सबसे बाद वाले या इसके इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, निचली गंगा का मैदान बोलते हैं, यानी लोअर गैंगेटिक प्लेन। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लोअर लोअर गैंगेटिक गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस हमारे निचले गंगा के मैदान में क्या होता है कि जो हमारा जलवायु है, यानी जो टेम्परेचर है वह क्या रहता है, आपका हाई रहता है और यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। तो इसके लिए कौन सी फसल क्या है आपकी उपयुक्त मानी जाती है। यानी देखिए क्या पूछा है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ऐसी जो जलवायु है वह किस फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो आपके धान और जूट के लिए क्या होती है, ऐसी जलवायु की जो परिस्थितियां होती है अनुकूल होती है। जो आपका जूट होता है, जूट के लिए आपको पता होगा कि जूट के लिए आपको क्या होना चाहिए, तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। और धान भी क्या है, वैसा ही है, धान को फटने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, 1 मिनट। तो आपका पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मतलब एक राज्य है और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। यानी लैटिट्यूड की बात कर रहा है कि जो लैटिट्यूड हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है वही लैटिट्यूड हमारे उस राज्य से भी होकर गुजरता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनों से क्या है, घिरा हुआ है। फिर इसका थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करते हैं। यानी इस राज्य में वनों का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यह किसकी विशेषता है, तो यह आपकी विशेषता है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो वन है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी उसका 80% जो वन है, मतलब क्षेत्र है, वह वनों से घिरा हुआ है। और जो अक्षांश हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग से जाता है वही अक्षांश हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी क्या होता है, गुजरता है।
तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आर्द्र भूमियों के बारे में पूछा है, यानी वेटलैंड के बारे में पूछा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, आपके वेटलैंड से पूछ रहा है। वेटलैंड आपको पता होगा कि कैसा भूमि होता है, हमारा एक ऐसा भूमि जो कि थोड़ा नीचे की ओर धंसा रहता है और सालों भर क्या होता है, आपके पानी से यानी जल से भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। और यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है और हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, रिच रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्या बताया गया है। तो देखिए, बोल रहा है कि हमारे देश में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि श्रेणी के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक दर्ज किया गया है। यानी बोला गया है कि जो आपका वेटलैंड है वह हमारे भारत के सभी राज्यों से अधिक आपके गुजरात में दर्ज किया गया है। तो ये क्या है, हमारा सही हो जाता है। आपके गुजरात में सबसे अधिक वेटलैंड को दर्ज किया गया है। फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या आ जाता है, अगला ऑप्शन क्या है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि। अब भारत में तटीय आर्द्र भूमि की जब बात कर रहा है तो आपको एकदम ऐसे दिमाग में याद रखना चाहिए कि तटीय आर्द्र भूमि का मतलब क्या होगा, यानी इस रीजन में जो भी हमारी वेटलैंड्स पाई जाएंगी उनकी बात की जा रही है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी हमारे तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से बड़ा है। यानी बोल रहा है कि हमारे भारत में जितने भी वेटलैंड है उससे बड़ा क्या है, हमारा जितना भी कोस्टल वेटलैंड है वह बड़ा है। जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 नंबर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्या है, तटीय आर्द्र भूमि है वह ज्यादा नहीं है किस आर्द्र भूमि से, जो हमारे देश में कुल आर्द्र भूमियां हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है, आपने नेशनल पार्क पढ़ा होगा, तो हमारे ऐसे एग्जाम में तो क्या पूछे जाते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि हमारे इस नेशनल पार्क से कौन सी नदियां क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो देखिए, जो हमारा पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे बोल रहा है कि गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो कि क्या है, गलत है। इससे हमारी राम गंगा प्रवाहित होती है, राम गंगा। और जो हमारा दूसरा है काजीरंगा, ये भी क्या है आपका, इससे मानस रिवर प्रवाहित नहीं होती है। और जो हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इससे आपकी कावेरी रिवर प्रवाहित नहीं होती है, आपकी प्रवाहित होती है भवानी रिवर, भवानी नदी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आपसे जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो आपसे चांगपा समुदाय के बारे में पूछा गया है। तो ये जो पहला ऑप्शन क्या है कि ये मुख्यतः हमारे उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर क्या करा है सेकंड ऑप्शन कि ये पश्मीना बकरियां पालते हैं जिनसे बढ़िया ऊन प्राप्त होती है, तो ये आपका सही है। और थर्ड क्या कह रहा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, केवल 2 और 3। तो ऐसे आपको थोड़ा सा जनजातियों के विशेषताओं के बारे में भी देखना है कि वो कौन से राज्य में रहते हैं और वह कैसा, मतलब उनका क्या है, व्यवसाय कैसा है, वो भी सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन है वह छूट गया है, हम आपको ऑप्शन बना दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या था, यहाँ पे था आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल